जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा देवभूमि उत्तराखंड का। यूपी से सटे 70 विधानसभा क्षेत्रों वाले इस राज्य में आखिर किसका पलड़ा कितना भारी? क्या दो मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद राज्य भाजपा में थम जाएगी आपसी रार? और क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में करारी हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नाम पर दोबारा करेगी देवभूमि उत्तराखंड में वापसी? देवस्थानम बोर्ड के गठन का तीर्थ पुरोहितों द्वारा किया जा रहा लगातार विरोध क्या बढ़ाता जा रहा है राज्य की भाजपा सरकार की चिंता? देवभूमि उत्तराखंड में आखिर कैसा है जमीनी सियासी माहौल और आज की तारीख में अगर चुनाव हो तो किसे कितना नफा नुकसान? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत के उन राज्यों में शुमार जहां हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन की परंपरा अब तक रही है। सन 2000 में जब यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना तो यहाँ पहली सरकार भाजपा की बनी, जिसके मुखिया पहले लगभग 1 साल तक नित्यानंद स्वामी रहे और फिर भाजपा के ही भगत सिंह कोश्यारी 122 दिनों के लिए यहाँ के सीएम बने। 2002 में जब यहाँ पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो 70 में से 36 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, भाजपा को 19 सीटों पर जीत मिली और बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके मुखिया बने उत्तर भारत की राजनीति की वजनदार शख्सियत और मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी नारायण दत्त तिवारी। ये अब तक के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो उत्तराखंड की सियासत में अपने कार्यकाल के पूरे 5 वर्ष पूरे कर पाए। मगर 2007 के विधानसभा चुनावों में राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा को जीत मिली और भाजपा की सरकार के नए मुखिया बने भुवन चंद्र खंडूरी। लेकिन इनके 2 साल 111 दिनों के कार्यकाल के बाद एक बार फिर भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलते हुए राज्य की कमान रमेश पोखरियाल को सौंप दी, जो लगभग 2 साल 75 दिनों तक यहाँ के सीएम रहे और फिर दोबारा भाजपा ने इन्हें बदलकर भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया, जो 75 दिनों तक यहाँ के सीएम रहे। इसके बाद हुए सन 2012 के विधानसभा चुनावों में राज्य में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार माने जा रहे थे, एक पार्टी के वरिष्ठतम नेता हरीश रावत और दूसरे हरक सिंह रावत। मगर पार्टी ने इन दोनों ही चेहरों को दरकिनार करते हुए यहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए विजय बहुगुणा को चुना। विजय बहुगुणा देश के बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा का कांग्रेस की राजनीति में काफी बड़ा नाम था। खैर, विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनते ही राज्य में सियासी बयानबाजियां बढ़ने लगी। हरीश रावत और हरक सिंह रावत, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार और आपसी प्रतिद्वंदी थे, ये दोनों तब विजय बहुगुणा के खिलाफ एक साथ आए और मुखर हो गए। तब इस धड़े के साथ 17 विधायक थे, जो साफ तब हुआ जब विजय बहुगुणा के शपथ ग्रहण समारोह में आधे से ज्यादा विधायक गायब रहे। साथ ही हरीश रावत इस मामले पर मौन रहे, मगर उन्होंने तब केंद्र में बैठी मनमोहन सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और अफवाह तो यहाँ तक उड़ी कि हरीश रावत ने नितिन गडकरी से मुलाकात की और वे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर चूंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और आला कमान का हाथ विजय बहुगुणा के साथ था, तो राज्य में लाख कयासों के बावजूद सरकार बहुमत में रही। हालांकि हरीश रावत, हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा के बीच की खींचतान समय समय पर सामने आती रही। इसी बीच सन 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी से सारे देश से लेकर वैश्विक स्तर तक उत्तराखंड की खबरें फैलने लगी। राज्य में इतना भयानक तहलका इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कई मकान, कई गांव तबाह हो गए और राज्य के कई निवासियों के साथ ही बड़ी संख्या में कई पर्यटक गुमशुदा हो गए, कई घायल हो गए और कईयों ने अपनी जानें गंवा दी। इस त्रासदी के वक्त राज्य की विजय बहुगुणा सरकार को विपक्ष समेत कांग्रेस के ही विधायक घेरने लगे। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों के एक बड़े धड़े के साथ ही राज्य कांग्रेस के कई और नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सीएम विजय बहुगुणा को हटाने के लिए कई बार शिकायतें की, जिससे आलाकमान पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। इस सब के बीच 10 जनपद पर हलचल बढ़ने लगी और कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड के साथ ही कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा को पद से हटाने का फैसला लिया गया। आलाकमान के इस फैसले को तब विजय बहुगुणा को मानना ही पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और हरीश रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री चुने गए।
चूंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में हरीश रावत के नाम पर कांग्रेस के सभी धड़े एक साथ आ गए थे, तो विजय बहुगुणा को इस समय बगावत कर कुछ हाथ भी नहीं आता। लेकिन राजनीति में कब क्या बदल जाए कहा नहीं जा सकता। इसके अगले वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में देश में पहली बार नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को बड़ा बहुमत मिला और केंद्र में बैठी मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार बुरी तरह धाराशायी हो गई और कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई। इस हार के बाद कांग्रेस लगातार हाशिए पर जाती गई और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी को भाजपा से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के हाथ से लगातार फिसलते राज्यों के बीच सन 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में नया भूचाल तब आ गया जब राज्य सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत 9 कांग्रेस विधायकों ने अपनी ही पार्टी और राज्य की हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। कांग्रेस आलाकमान को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तब यूपी कांग्रेस की दिग्गज नेत्री रीता बहुगुणा जोशी को दिल्ली तलब किया और उनके भाई विजय बहुगुणा को भाजपा में जाने से रोकने की जवाबदारी दी। लेकिन बावजूद इसके विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत समेत 9 कांग्रेस विधायक बिना शर्त भाजपा में शामिल हो गए। राज्य में मची सियासी खलबली के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन की खबर सामने आई, जिसमें उन पर बागी विधायकों से सौदेबाजी करने का आरोप लगा। इस सब के बीच दिल्ली में उत्तराखंड के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में उत्तराखंड की उठापटक पर चर्चा हुई। आखिरकार केंद्र सरकार ने 27 मार्च को उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इधर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस फैसले के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। राजनीति की इस उथल पुथल के बीच आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 10 मई के दिन उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत पेश हुआ और इस दौरान हुए मतदान को एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट और संसदीय कार्य विभाग के सचिव जयदेव सिंह ने 11 मई की सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बंद लिफाफे को खोला और परिणामों की घोषणा की, जिसमें बसपा और कुछ अन्य के समर्थन से हरीश रावत के पक्ष में 33 तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा के पक्ष में 28 वोट पड़े, जिसके बाद 55 दिनों तक चली उस सियासी उठापटक पर विराम लगा और राज्य में हरीश रावत की सरकार बचने के साथ ही तथाकथित ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। मगर इसके अगले ही वर्ष यानी 2017 में उत्तराखंड के साथ ही यूपी, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार टूटती चली गई और यशपाल आर्य जैसे दिग्गज राजनेता तक कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा के भी कुछ असंतुष्टों ने कांग्रेस का दामन थामा और कुछ एग्जिट पोल्स ने तो भाजपा और कांग्रेस में सब के बावजूद कांटे की टक्कर तक बताई। लेकिन परिणामों ने भाजपा को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दिया और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों ही जगह बुरी तरह हार गए और कांग्रेस मात्र 11 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। तो वहीं भाजपा को राज्य की 70 में से 57 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड बहुमत मिला। यह झटका उत्तराखंड कांग्रेस के लिए शुरुआत से लेकर अब तक के झटकों में सबसे बड़ा झटका कहलाया, क्योंकि भाजपा को पहली बार इतनी बड़ी जीत मिली और पहली ही बार मुख्यमंत्री 2 सीटों से लड़े और दोनों से ही हार गए। खैर, इन परिणामों का जब हमने बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। एक सीट पर एक प्रत्याशी को मिले वोट, निर्दलियों या अन्य दलों के प्रत्याशियों को मिले वोट और हार जीत के अंतर का जब हमने गहराई से विश्लेषण किया तो ये पाया कि इन विधानसभा चुनाव में 70 में से तकरीबन 18 विधानसभा सीटें ऐसी रही जिनमें भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले को निर्दलियों ने प्रभावित किया और भाजपा कांग्रेस की हार जीत में ये निर्दलीय इन 18 में से 16 सीटों पर निर्णायक वोट काटने में सफल हुए, तो वहीं बाकी 2 सीटें निर्दलियों के खाते में चली गई। अब इन 16 सीटों में से 12 सीटें ऐसी रही जहां निर्दलीय कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हुए और इन 12 सीटों पर कांग्रेस और निर्दलियों के बीच वोट बंटने से भाजपा जीत गई। तो वहीं 4 सीटें ऐसी रही जहां निर्दलियों ने भाजपा के वोट काटे और ये 4 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। इसी तरह 15 विधानसभा सीटें ऐसी रही जिन पर बहुजन समाज पार्टी ने निर्णायक वोट काटे और भाजपा कांग्रेस के मुकाबले पर बड़ा असर डाला। इन 15 में से 3 सीटें ऐसी रही जहां बसपा और भाजपा में वोट बटे और कांग्रेस को जीत मिल गई। तो वहीं 12 विधानसभा सीटें ऐसी रही जहां बसपा ने कांग्रेस के वोट में सेंधमारी की और इन 12 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। इसी तरह 3 सीटें ऐसी रही जहां IBUSP, UKKD और समाजवादी पार्टी ने निर्णायक वोट काटे। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो निर्दलियों, बसपा और अन्य ने राज्य की 35 से अधिक विधानसभा सीटों पर भाजपा कांग्रेस के मुकाबले में निर्णायक वोट काटे, जिसके चलते
7 विधानसभा सीटों पर वोट बंटने के चलते कांग्रेस जीती, तो वहीं 27 सीटें ऐसी रही जहां निर्दलीय या अन्य और कांग्रेस में वोट बंटने से भाजपा को जीत मिल गई। यानी 2017 के परिणामों में यह साफ देखा जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के खिलाफ जनता के बीच एक तरह का आक्रोश तो था, मगर साथ ही 27 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय और बसपा कांग्रेस के लिए घातक साबित हुए और इन निर्दलियों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार शामिल थे। यानी टिकट वितरण में साफ तौर पर कांग्रेस से कई बड़ी गलतियां हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही इतनी अधिक सीटों पर निर्दलियों और अन्य के बड़े असर से ही शायद राज्य में अब आम आदमी पार्टी भी सक्रिय होती जा रही है और इन उम्मीदवारों पर आपकी निगाहें गड़ी हुई है। खैर, इसके 2 वर्ष बाद जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने काफी बड़े अंतर से जीत दर्ज की, जिनमें नैनीताल उधम सिंह नगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपा के अजय भट्ट से तकरीबन 3,39,000 मतों के बड़े अंतर से हार गए। खैर, इसके बाद 2020 में कोविड के वक्त से लगे लॉकडाउन के समय से ही तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भाजपा में ही अंदर एक तरह का असंतोष पनपता हुआ दिखाई देने लगा। ऊपरी तौर पर भाजपा इसे नकारती रही, मगर अंदरूनी तौर पर विधायकों के एक बेहद बड़े धड़े से लेकर कुछ सांसदों तक की तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आपसी खींचतान देखने को मिलने लगी। साथ ही भाजपा के इन पुराने विधायकों की नाराजगी की एक वजह ये भी थी कि विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों को मंत्री बनाया गया और इन्हें नहीं। ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि राज्य भाजपा में मची अंदरूनी खटपट खुले तौर पर जगजाहिर हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाने की खबरों ने अखबार से लेकर नेशनल मीडिया तक में खूब सुर्खियां बटोरी और इस सब के बाद भी त्रिवेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत राज्य कांग्रेस इसे लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेरने लगी। आखिरकार भाजपा आलाकमान से मुलाकात करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि उन्हें हटाने की कार्रवाई दिल्ली से हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद भाजपा आलाकमान ने उत्तराखंड सरकार की कमान लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को सौंपी। माना जा रहा था कि तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब राज्य भाजपा में पनपा असंतोष थम जाएगा। माना जा रहा था कि तीरथ सिंह रावत भाजपा विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन से खाली हुई सीट गंगोत्री या राज्य कांग्रेस की कद्दावर शख्सियत इंदिरा हृदयेश के निधन से खाली हुई सीट हल्द्वानी से उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच भाजपा आलाकमान ने अचानक से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी हटा दिया। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि संविधान के संकट के चलते ऐसा किया गया और जन प्रतिनिधि एक्ट की धारा 151A को इसका कारण बताया जाता है। हालांकि राज्य स्तरीय पत्रकारों की राय इससे बिल्कुल अलग है। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत की माने तो तीरथ सिंह रावत के हटने के पीछे संवैधानिक संकट नहीं बल्कि राजनीतिक संकट था। भाजपा को उपचुनाव के आने वाले नतीजों का कुछ भय था, क्योंकि पहली सीट हल्द्वानी जो इंदिरा हृदयेश के निधन से खाली हुई थी, इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति लहर चल सकती थी। तो वहीं दूसरी सीट गंगोत्री में राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर मचे असंतोष और तीर्थ पुरोहितों के धरने प्रदर्शन का काफी बड़ा असर था। ऐसे में अगर भाजपा को इन उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ता तो इससे अगले वर्ष आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाता। वहीं वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी की माने तो तीरथ सिंह रावत के खिलाफ भी एक तरह का असंतोष था। साथ ही मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो अनर्गल बयानबाजियां की, जिनमें औरतों के टाइट जीन्स पहनने वाले विवादित बयान से लेकर परिवार नियोजन और ये तक कहना कि अमेरिका ने भारत पर 200 वर्ष तक राज किया, इन विवादित बयानों से तीरथ सिंह रावत घिरने लगे थे। खैर, तीरथ सिंह रावत के हटने के साथ ही 5 वर्षों के अंदर भाजपा की सरकार के तीसरे मुखिया बने पुष्कर सिंह धामी। हालांकि इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस से भाजपा में आई यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे दिग्गजों के साथ ही मंत्री बिशन सिंह चूफाल तक के नाराज होने की खबरें सामने आने लगी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भुवन चंद्र खंडूरी ने सतपाल महाराज से जाकर मुलाकात की। फिलहाल की बात करें तो अब पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माना जा रहा है कि राज्य भाजपा और विधायकों में पनपा असंतोष ठहर गया है। मगर अटकलें लगाई जा रही है कि पिछले चुनाव से पहले जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उनमें से कईयों की कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। साथ ही ये कहना भी गलत नहीं कि जिस तरह विजय बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाने के वक्त
राज्य भाजपा ने कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस आलाकमान को मुख्यमंत्री बदलने और राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पनपाने को लेकर घेरा था, उसी तरह अब कांग्रेस भी भाजपा को 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री देने को लेकर जमकर घेर रही है। हमारे विश्लेषण के आंकड़ों से पहले अगर हाल ही में हुए एबीपी न्यूज के सर्वे की बात करें तो एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर आज की तारीख में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को पिछले दफे मिले 33.5% मतों के मुकाबले इस बार 7.3% मतों की बढ़त के साथ तकरीबन 40.8% मत मिल सकते हैं। तो वहीं भाजपा को पिछले दफे मिले 46.5% मतों के मुकाबले इस बार 8.2% मतों के नुकसान के साथ 38.3% मत मिल सकते हैं। वहीं एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी को भी तकरीबन 9.2% मत प्राप्त हो सकते हैं। एबीपी न्यूज के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को पिछले बार मिली 11 विधानसभा सीटों के मुकाबले इस बार 24 सीटों के बड़े फायदे के साथ 35 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो वहीं भाजपा को पिछले बार मिली 57 विधानसभा सीटों के मुकाबले इस बार 27 सीटों के बड़े नुकसान के साथ मात्र 30 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। और वहीं एबीपी न्यूज के सर्वे के मुताबिक राज्य में पहली बार आम आदमी पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। एबीपी न्यूज का यह सर्वे मार्च के महीने में सामने आया था। चलिए अब सीधे बात करते हैं हमारे विश्लेषण के आंकड़ों की, जो जमीनी पत्रकारों, राज्य स्तरीय सोर्सेस और कुछ विश्लेषकों से फीडबैक लेने और उत्तराखंड के चुनावी आंकड़ों पर आधारित है। सबसे पहले अगर मत प्रतिशत की बात करें तो भाजपा के खाते में जा सकते हैं 37 से 39% मत और कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं 39 से 41% मत। साथ ही आम आदमी पार्टी के खाते में 3 से 6% मत और लगभग इतने ही मत बसपा के खाते में भी जा सकते हैं। वहीं अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 31 से 35 विधानसभा सीटें, यानी पिछले बार मिली 11 सीटों के मुकाबले 20 से 24 सीटों का बड़ा फायदा। तो वहीं भाजपा के खाते में जा सकती हैं 27 से 32 विधानसभा सीटें, यानी पिछले दफे मिली 57 सीटों के मुकाबले 25 से 30 विधानसभा सीटों का बड़ा नुकसान। वहीं बसपा के खाते में 1 से 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 3 विधानसभा सीटें उत्तराखंड में जा सकती है। यानी साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के मुकाबले में पिछले बार की तुलना में बड़ा नुकसान भाजपा को तो वहीं बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलने की प्रबल संभावना है। और हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी हर 5 वर्षों में सत्ता परिवर्तन की जो परंपरा उत्तराखंड में देखने को मिलती आई है वो इस बार भी देखने को मिले। हालांकि आज की स्थिति पर आधारित है और ये भी तय है कि चुनाव करीब आते आते कई चीजें बदल सकती है। भाजपा को हो रहे मौजूदा नुकसान के पीछे यहाँ की जनता द्वारा हर 5 वर्षों में सत्ता बदलने के एक मिथक या परंपरा को कुछ हद तक एक कारण माना जा सकता है। मगर बड़े कारणों की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आसमान छूती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बुरी तरह विफल हो चुकी केंद्र सरकार भी इसमें भागीदार है, क्योंकि 100 से अधिक का पेट्रोल और 800 से अधिक के सिलेंडर के साथ ही रसोई वाले तेल और अन्य रोजमर्रा के उत्पादों की आसमान छूती कीमतों और बढ़ती हुई बेरोजगारी से आम आदमी बुरी तरह त्रस्त हो चुका है। साथ ही 2 मुख्यमंत्री बदलने से जनता के बीच राज्य सरकार में अस्थिरता का एक संदेश तो गया ही है। साथ ही उत्तराखंड में भाजपा के प्रति कई इलाकों में देवस्थानम बोर्ड के गठन से भी भारी आक्रोश है। मेन मीडिया पर भले ये सब कम दिखाया जाता हो, मगर राज्य स्तरीय पत्रकारों की माने तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लंबे वक्त से धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी राज्य की भाजपा सरकार पर कुछ हद तक भारी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर अब भाजपा और भी ज्यादा गिर चुकी है, क्योंकि भाजपा के ही राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका तक लगाई। हालांकि वो याचिका खारिज हो गई, लेकिन इस सब के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेर रहा है और पूछ रहा है कि जिस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आपके ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, उसे हटाया क्यों नहीं जाता। अभी चुनाव में समय है और ऐसे में ये भी तय है कि भाजपा और कांग्रेस की जमीनी हालत में चुनाव करीब आते आते कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। राज्य स्तरीय पत्रकारों की माने तो राज्य में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसके बारे में साफ तौर पर चुनाव में टिकट वितरण के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के असंतुष्टों के साथ ही पिछले बार प्रभावशाली रहे निर्दलियों पर भी आम आदमी पार्टी ने नजरें गड़ा रखी है। हालांकि भाजपा भी अपने विधायकों में मचे असंतोष से वाकिफ है, इसीलिए उसने 2 मुख्यमंत्री बदले और अचानक से उत्तराखंड में संगठन की सक्रियता भी बढ़ गई है।
मगर इतना जरूर तय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।